पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार। आप देख रहे भारत लाइव, मैं सिंह और आपका स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम नहले पे दहला में। आज बिहार में दूसरे चरण का चुनाव होने का प्रचार प्रसार जो था वो आज खत्म हो गया है। तो आज हम बाबा से जुड़ेंगे और बाबा से जानेंगे कि कैसे पलट गई दूसरे चरण के प्रचार रुकने से ठीक पहले इन सीटों पर बाजी। बाबा, पहले तो स्वागत है आपका। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा, क्या लगता है कि आज आखिरी दिन था चुनाव का प्रचार प्रसार करने में, और क्या लगता है बाबा कैसे जो बाजी है वो पलट गई? क्या कहना है आपका? देखिए वेद, आप लोग तो लगातार फील्ड वर्क कर रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं, राजनीतिक दल के नेताओं से बातचीत आप लोगों की हो रही है। उसके आधार पर आप लोग जो बातचीत कर रहे हैं उससे साफ लग रहा है कि उत्साह इस बार के चुनाव में नहीं है। जो उत्साह हमने 2014 में देखा था, 2019 में हमने उत्साह देखा था, हमने देखा था कि एक स्पार्क जो था वो नेताओं के चेहरे पर भी था और वोटर के चेहरे पर भी था। कुछ नए बदलाव की बात हो रही थी, कुछ पॉजिटिव बात जो कहा जाता है कि मैंने राजनीतिक जो दल हैं वो चुनाव प्रचार के पहले एक अपना जो घोषणा पत्र जारी करते हैं, उस घोषणा पत्र में बहुत सारी बातें होती हैं जिसको लेकर के लोगों को भरोसा दिलाया जाता है कि इस घोषणा पत्र के हिसाब से ये सब कुछ होगा। लेकिन इस बार वो सारे मुद्दे गौण हैं। एक बार फिर से आपने देखा कि पिछले 12 से 24 घंटे के अंदर में एक बार फिर से मुद्दा जो है वो बदल गया है, और मुद्दा ऐसा वैसा नहीं बदला है, मुद्दा पूरी तरह से बदल गया है। आपने देखा कि किस तरह से जो बड़े बड़े नेता हैं वो अब फिर से कहाँ आ गए हैं, तो वो आ गए हैं हिंदू मुस्लिम पे, वो आ गए हैं एनआरसी पे, वो आ गए हैं यूसीसी पे। इन सारी बातों को लेकर के आपने देखा होगा कि एक तरफ जहां जेपी नड्डा अपनी बात रख रहे थे, वहीं दूसरी तरफ ऋतुराज सिन्हा जो मीडिया सेंटर उनका है, मीडिया सेंटर में आज अपने बयान दे रहे थे और बयानों में उन्होंने बहुत सारी बातें कही। उन्होंने पूरा विश्लेषण करके बताया कि आखिर इस देश में क्या होगा जब इंडिया आएगी और क्या होगा जब अगर इंडिया गठबंधन आ जाती है। हालांकि इंडिया गठबंधन के आने का दूर दूर तक कहीं भी कोई चांस नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा भी कि ये सपना है और सपना कभी पूरा इन लोगों का होने वाला नहीं है। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि एक वोटर जो है वो काफी परेशान कर रहा है इन राजनीतिक दल और गठबंधन के लोगों को, क्योंकि वोटर टर्नआउट नहीं हो रहे हैं और वोटर के टर्नआउट नहीं होने के कारण इन राजनीतिक दलों को काफी परेशानी हो रही है। एक तरफ आपने देखा कि तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी वो सारी संभावनाओं को समाप्त करने के लिए हर वो प्रयास करते नजर आए, चाहे वो रोड शो के माध्यम से हो या फिर अन्य माध्यम से। हालांकि उनके चुनाव प्रचार में तेजस्वी यादव की ये बात नजर आया कि वो कहीं ना कहीं पप्पू यादव से डरे हुए लग रहे हैं। पप्पू यादव को लेकर के वो काफी परेशान भी हैं। यही कारण है कि और जगह नहीं बल्कि उन्होंने पूर्णिया में 3 दिन का प्रवास भी अपना रखा। इस बीच कई कार्यक्रम किए, लोगों से मुलाकात की, बात किया, और यहाँ सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ मुस्लिम समाज के नेताओं को वो कारी सोहैब को लेकर के घूम रहे थे। आपने देखा होगा कि कारी सोहैब मुस्लिमों के एक अच्छे नेता माने जाते हैं, युवा तुर्क की तरह देखा जाता है, अपनी बातों को रखने में वो बड़ी प्रखर हैं। तो कारी सोहैब को भी इस मीटिंग में वो लेकर के घूम रहे थे, और खास करके ये जो जिसे भारतीय जनता पार्टी कहती है कि अगर इन लोगों का सपोर्ट आपने किया तो ये पाक बना देंगे। अब पाक का मतलब ही उन्होंने खोल करके समझाया। पाक का मतलब था पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार। जब ऋतुराज सिन्हा इस बात को समझा रहे थे कि पाक बन जाएगा तो उसके पीछे का कई कारण उन्होंने बताया। उन्होंने बताया कि ये बॉर्डर एरिया है और यहाँ से सीधे इन लोगों के सत्ता में आने या इन लोगों के जीतने के बाद इस क्षेत्र में फिर से एक बार घुसपैठ बढ़ेगा, जिसके लिए हमने एनआरसी लाने का प्रयोजन कर लिया है। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन का जो प्रावधान किया गया है उसकी बात कर रहे थे वो। उसके बाद उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी बात की। इसके अलावा और भी कई बातें उन्होंने कहा कि धारा 370 क्या था, किस तरह से लागू हुआ, सब कुछ जानते हैं। अब और बाबा वो सीमांचल के बारे में भी बहुत कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे। जी, मैं उसी सीमांचल की बात कर रहा हूँ ना, कि सीमांचल में उन्होंने पाक का एक फॉर्मूला दिया, PAAK, यानी कि PAKK का मतलब हो गया पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार। ये वो बॉर्डर एरिया है जो कहीं ना कहीं घुसपैठ के लिए कहा जाता है कि ये सबसे मुफीद है। यहाँ से बांग्लादेश से, पश्चिम बंगाल से लोग घूम के चले आते हैं। यहाँ तक कहा गया कि हम
इसको बंगाल नहीं बनने देंगे। ये सारी बातें कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करती है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से अपने पुराने आइडियोलॉजी, विकास, बाकी की चीजें, मोदी की गारंटी, सब पीछे रह गई और कहाँ आ गया, तो फिर से एक बार मुद्दा आ गया वही हिंदू और मुसलमान का। अब बात करें तो इस पूरे क्षेत्र में अगर आप जोड़ घटाव करके देख लें, चाहे वो भागलपुर हो, किशनगंज हो, पूर्णिया हो, कटिहार हो या बांका हो, बांका में तो कुछ हद तक मुस्लिमों का प्रभाव बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर इन 3 क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ 60% से ज्यादा मुस्लिम आबादी नजर आती है और यही वहां के निर्णायक वोटर हैं। अब पूर्णिया की ही बात कर लिए, जिसका वो सबसे पहले नाम लेते हैं, जहां जाकर के 3 दिन डेरा डाले और अपने युवा मुसलमान नेता कारी शोएब को लेकर के बैठे, मुकेश सहनी को लेकर के बैठे। मुस्लिमों की वहां 6 लाख वोटर की जनसंख्या है। अब आप समझ सकते हैं कि पूर्णिया में 6 लाख वोटर अगर मुस्लिम है तो निर्णायक भूमिका में कौन रहेंगे। कुशवाहा की संख्या यहाँ 3 लाख है, वैसे यहाँ 2.5 लाख है, ईबीसी के लोग 1.5 लाख है, जनरल कैटेगरी 1.5 लाख है, यादवों की संख्या 1.5 लाख है, यानी कि जो सबसे बड़ा धड़ा है वो मुस्लिम है। और मुस्लिमों को रिझाने के लिए, उनसे बात करने के लिए 3 दिन तक वो कारी शोएब को लेकर के वहां प्रवास करते हैं, लोगों से बात करते हैं, वहां के मुस्लिम नेताओं और मुस्लिम समाज के लोगों से मुलाकात करते हैं। तो एक तो ये टर्निंग पॉइंट दूसरे चरण के प्रचार के अंतिम दिन देखने को मिला। इसके बाद आपको बता दें कि जो चीजें सामने नजर आ रही है वो बता रही है कि ये लड़ाई आसान नहीं होने वाली है। एक तरफ जहां पूर्णिया में सीधी लड़ाई महागठबंधन वर्सेस इंडिया गठबंधन नजर आ रही थी, उसे और ज्यादा तेजस्वी यादव के बयान के बाद से पप्पू यादव की तरफ झुकता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि लोगों को के दिमाग में सीधी तौर पे बात है कि सीधा पप्पू यादव को हराने के लिए ही ये सब कुछ किया जा रहा है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने जो कहा है, जो बयान दिया है कि आप अगर इंडिया गठबंधन को वोट नहीं देते हैं तो आप एनडीए को दे दीजिए, इसके महीने क्या निकाले जाए। बात किशनगंज की करें तो वहां भी लगभग वही स्थिति है। हम लगातार विश्लेषण कर रहे हैं कि यहाँ भी लड़ाई कमजोर नहीं है। अख्तरुल इमाम यहाँ भी लड़ाई में बहुत मजबूत नजर आ रहे हैं। पिछली बार भी हार जीत का अंतर बहुत कम था और सबसे अंत में अगर इस हिंदुस्तान में 543 सीटों में रिजल्ट किसी क्षेत्र का आया था तो वो था किशनगंज। यहाँ लड़ाई जेडीयू, कांग्रेस और एआईएमआईएम के बीच में था। इस बार भी लड़ाई वही है। असदुद्दीन ओवैसी वहां डेरा डाले हुए हैं और जो उम्मीदवार वहां खड़े हैं वो सभी नामी गिरामी हैं। चाहे मोहम्मद जावेद की बात कर ले जो वर्तमान सांसद हैं, वो पहले भी विधायक रह चुके हैं। मुजाहिद आलम की बात करें, वो 2014 के उपचुनाव में जीत चुके हैं, 2010 में, 2015 में भी वो जीते हैं कोचाधाम से, एमएलए रह चुके हैं। इनका भी अपना एक प्रभाव है। अख्तरुल इमाम की बात करें तो ये भी लगातार जीतते चले आ रहे हैं। खुद असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो यहाँ डेरा डाले हुए हैं। कई बार चुनाव आरजेडी से लड़े हैं अख्तरुल इमाम। अभी वर्तमान में एआईएमआईएम के वो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। 5 लोगों को उन्होंने भी 2020 के चुनाव में जिताया, तो एक फैक्टर यहाँ भी आता है। भागलपुर की बात करें तो यहाँ भी मुसलमान जो है वो निर्णायक भूमिका में, 3 लाख से ज्यादा मुसलमानों की संख्या है और ये निर्णायक भूमिका में रहते हैं। हम पंचनामा में संपादक नमन मिश्रा जी के साथ एक डिबेट कर रहे थे, एक विश्लेषण कर रहे थे। उस विश्लेषण में ये सारी बातें हमने रखी हैं। इसके बाद अगर बात करें कटिहार की तो यहाँ भी तारिक अनवर खड़े हैं, जो कि आप समझ रहे हैं कि तारिक अनवर लगातार यहाँ से चुनाव लड़ते रहे हैं। चाहे 1980 की बात करें, 84 की बात करें, कई चुनाव में लगभग 5 बार वो जीत चुके हैं। इसके बाद 7 से 8 बार वो चुनाव लड़ चुके हैं। पिछले बार भी चुनाव लड़े थे। अब इस बार की कहानी थोड़ी अलग है, क्योंकि दुलाल चंद गोस्वामी ने जो वहां काम किया है उसके आधार पर चीजें बदलेंगी। गिरधारी यादव की बात करें तो यहाँ गिरधारी यादव को लेकर के भी संशय की स्थिति बनी हुई है। आज ही हम देख रहे थे कि जब मंच पर खड़े थे तेजस्वी यादव तो वो पूरी तरह से मजबूत दिख रहे थे और खास करके इस मंच पर कई लोगों को जुटाना, यानी कि आपने देखा कि अभय कुशवाहा इस मंच पर थे। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि तेजस्वी यादव एमवाई के साथ साथ जो बाप की पार्टी बता रहे हैं और दूसरे तरफ पाक बता रहा है भारतीय जनता पार्टी, ये लड़ाई इसी बात की हो रही है। लौकुश समाज को जोड़ करके तेजस्वी यादव इस पूरे चुनावी प्रक्रिया जो है उसको प्रभावित करना चाहते हैं। उन्होंने दावा भी किया है। जब एयरपोर्ट पे वो पहुंचे तो हमारे रिपोर्टर मुकेश ने जब उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि हम चारों की चारों सीट जीत रहे हैं। इसके बाद उन्होंने जेपी नड्डा को लेकर के और भी कई बातों को लेकर के उन्होंने गंभीर सवाल खड़े किए और कई तरह के आरोप भी लगाए। अब इन सारी बातों को लेकर के देखना दिलचस्प होगा
कि चुनाव प्रचार तो दूसरे चरण का थम गया है। यहाँ सीधी लड़ाई जो है वो जनता दल यूनाइटेड और वर्सेस कांग्रेस और आरजेडी होने वाली है, क्योंकि 5 सीट पर एनडीए की तरफ से नीतीश कुमार की पार्टी के उम्मीदवार खड़े हैं, तो दूसरी तरफ 3 सीटों पे कांग्रेस है और 2 सीटों पे राष्ट्रीय जनता दल से सीधा मुकाबला है। बीच में आप अगर 2 जगहों की बात करें तो किशनगंज और पूर्णिया में यहाँ लड़ाई त्रिकोणीय नजर आ रही है। अभी इस देश में और भी कई, खास करके बिहार की बात करें तो कई कोण हैं जिसमें त्रिकोणीय लड़ाई की संभावनाएं बढ़ती नजर आ रही है। और इसको लेकर के हमने कल ही देखा है कि एक बड़े नेता हैं जिन्होंने ये ट्वीट किया है, उन्होंने एक सोशल मीडिया पे दिया है कि पप्पू यादव सहित जितने भी लोग हैं जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने अपने परिवार के सदस्य के बारे में भी बोला है कि ये सब कुछ बदलाव के संकेत हैं और यहीं से बदलाव शुरू होगा। अब आपको याद होगा कि हमने पहले भी एक बार बताया था कि कहीं ऐसा ना हो कि 7-8 निर्दलीय जीत जाएं और ये निर्णायक भूमिका में रहें कि यही सरकार जो केंद्र में बनेगी उस सरकार को बचाने और बनाने में मदद करें। ऐसी स्थिति में आप सुने भी होंगे कि कहा यह जा रहा है कि किस तरह से ये पूरा का पूरा माहौल बना है। लेकिन एक बात निश्चित रूप से है कि दूसरे राउंड में अंतिम दिन चुनाव प्रचार के समय में पासा पलटने की, बाजी पलटने की पूरी तैयारी की गई है। अब देखना होगा जब 26 तारीख को वोटिंग होगी तो पलड़ा किस करवट बैठता है। जी, जानकारी के लिए धन्यवाद बाबा। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि हमारे साथ मौजूद थे बाबा, और बाबा का कहना था कि कितने मतलब अभी का अगर बात किया जाए तो जो चुनाव प्रचार जो किया जा रहा है, इसमें जो तमाम पार्टियां हैं वो मुद्दों पे से भटक कर कहीं ना कहीं ऐसा भी देखने के लिए मिल रहा है कि लगातार जो है अब जातिवाद के तौर पर लड़ाइयां लड़ते हुए नजर आ रही है। तो और भी ऐसे तमाम खबरें देखते रहने के लिए आप देखते रहें भारत लाइव। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।